भारत में शिक्षा की व्यवस्थाएं कैसी हैं, जो हमारे ऊपर मुगलों का, अंग्रेजों का जो भारत के कुछ हिस्से पर शासन रहा, उसकी मानसिक गुलामी कितनी गहरी है कि आज भी मैं सुबह जब जा रहा तो हमारे, मैं आज लुधियाना में हूं, तो भाई मनोज जी ने पूछा कि राकेश जी आप देखते हैं कि भारत में जैसी गंदगी है क्या वो दूसरे शहरों में भी है? तो निश्चित तौर पर हम किसी भी शहर में जाते हैं तो जो पुराना शहर है वहां पर ऐसे ही गंदगी के ढेर गलियों में सुबह सुबह निकलते हैं तो लगे रहते हैं। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, मोदी जी ने बहुत कोशिश की, सरकारों ने कोशिश की, स्वच्छता अभियान के नाम से अलग से टैक्स लगाया गया, 0.5% का अलग से टैक्स दिया गया। इन सब के बावजूद भी हम देखते हैं सफाई में थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, लेकिन अभी भी भारत को हम स्वच्छ देश, स्वच्छ भारत नहीं कह सकते। तो इसके मूल में जब हम बात कर रहे थे तो बात निकल के आई कि ये जो कमी है, ये कमी हम कचरे को साफ करें उससे नहीं हो सकती। कचरे को साफ करने की जगह कचरा ही नहीं हो इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जो एक व्यक्ति 20, 25, 30 साल का है तो उसको बदलने में बहुत वक्त लगता है। हमारे भारत के अंदर ये विडंबना है कि यहाँ जापान की तरह या दूसरे देशों की तरह लोगों को, बच्चों को बचपन में सफाई करना नहीं सिखाया जाता। तो भारत के एजुकेशन सिस्टम में केवल साफ सफाई को लेकर ही नहीं, स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं सिखाया जाता, नैतिक शिक्षा को लेकर कुछ नहीं सिखाया जाता, हमारे पूर्वजों के गौरव को लेकर कुछ नहीं सिखाया जाता। हमें मुगलों को महान बता दिया जाता है। भारत के अंदर सिविल इंजीनियरिंग नाम की कोई चीज अजंता एलोरा के मंदिरों में थी, ये नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हमें केवल ताजमहल का नाम ले दिया जाता है कि पूरी दुनिया में 7वां अजूबा है तो केवल यही है, और भारत में यहीं से इंजीनियरिंग की शुरुआत होती है। भारत में कोई ज्ञान विज्ञान कभी था, ये नहीं पढ़ाया जाता। भारत की शिक्षा व्यवस्था में कभी हेल्थ का बहुत अच्छा भारत में सिस्टम था। आचार्य चरक, महर्षि सुश्रुत जैसे, महर्षि वाघभट जैसे लोग यहाँ पर थे, ये कभी नहीं पढ़ाया जाता। भारत ने कभी शून्य दिया, भारत ने दशमलव दिया, भारत ने पृथ्वी का डायामीटर कितना है उसके बारे में बताया, भारत ने पृथ्वी और चंद्रमा की, पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बारे में बताया। इन चीजों के बारे में हमें कभी बताया नहीं जाता। भारत के अंदर किस प्रकार से चाणक्य जैसे अर्थशास्त्री हुए हैं, भारत के अंदर एजुकेशन का सिस्टम कितना मजबूत था कि नालंदा और तक्षशिला जैसे, जो आज के पाकिस्तान में तक्षशिला पड़ता है, ऐसे विश्वविद्यालय उस समय के भारत में होते थे, तो इनके बारे में नहीं बताया जाता। हमारे भाई रामपाल जी हैं जो जर्मनी में रहते हैं, योग से बहुत प्रेम करते हैं। आज लुधियाना में संयोग से आदरणीय भाई रामपाल जी के बड़े भाई देवेंद्र शर्मा जी से मुलाकात हुई, सामने ही रहते हैं जहां पर हमारा रात्रि प्रवास था। और उनके साथ जब मैं उनसे बात कर रहा था भारत देश के विषय में, तो मैं उनसे पूछने लगा कि जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, जर्मनी में ऐसा क्या है, जर्मनी कैसे पढ़ाता है, क्या जर्मनी भी अपने देश में केवल इतिहास के नाम पर अपनी हारों को पढ़ाता है, अपने देश की पिटाई को पढ़ाता है, क्या जर्मनी अपने पूर्वजों के गौरव को पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता। जर्मनी में जो बच्चे हैं वो साफ सफाई कैसे करते हैं, जर्मनी की पढ़ाई में और भारत की पढ़ाई में क्या अंतर है। तो संयोग से अच्छा हुआ कि आदरणीय भाई देवेंद्र शर्मा जी की सुपुत्री बहन सुनैना जी, इन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी को बुलाता हूं। मेरी बेटी ने शुरू से लेकर लास्ट तक जर्मनी में पढ़ाई की है, क्योंकि घर का वातावरण पूरी तरह से हिंदी भाषी था, तो हिंदी को भी बहुत अच्छे से समझती हैं। और उसके बाद भारत में भी रहकर इन्होंने कुछ ट्रेनिंग लेने का, कुछ काम करने का कार्य किया। तो भारत और जर्मनी के मोटे मोटे अंतर को बहुत अच्छे से बहन जी जानती हैं। तो हम चाहेंगे बहन सुनैना जी बताएं कि भारत और जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या अंतर आपको नजर आता है। हम लोगों ने जैसे कि बात हुई कि हम लोग बचपन में स्कूल से पहले इनफैक्ट किंडरगार्टन, LKG, UKG में ही सिखाया जाता है सफाई कैसी करनी है। हम लोगों की उस समय उम्र होगी 4 से तकरीबन 5 साल की। हम लोगों को मतलब हफ्ते में एक दिन हम लोगों का टास्क आता था कि बर्तन धोने हैं। जो भी हम लोग पूरे ग्रुप में 20-25 बच्चे होते थे, ब्रेकफास्ट के बाद 2 लोग मिलके सब बर्तन धोएंगे। चाहे वो उसमें इनफैक्ट ये भी सब सिखाया जाता कि आपको कितना, कैसे कम पानी के साथ बर्तन धोने, ये नहीं कि आप बच्चे आप पानी वेस्ट करते जा रहे हो। इनफैक्ट वो सब सारी चीजें भी सिखाई जाती थी। फिर सफाई का भी सेम ऐसे ही था कि झाड़ू पोछा ये हम लोगों को वहाँ पे सिखाया, नॉट लाइक अ पनिशमेंट बट लाइक कि हाँ आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं या हम लोग कुछ बना रहे हैं, जो भी आर्ट प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद ये नहीं है कि बस सब वहाँ पे छोड़ दिया, वो सब सारा सामान कैसे आप समेटेंगे, वो सब छोटी छोटी चीजें भी सिखाई जाती थी। फिर ये कंटिन्यू होता रहता है बाद में स्कूल में भी। फिर अब जैसे चाहे बड़ी क्लासेस में भी हो जाते, वहाँ पे फिर आप धीरे धीरे टास्क लगते हैं कि अच्छा हाँ आप जो आपका ग्राउंड है, ग्राउंड को कैसे साफ रखना है। और खाली ये नहीं है कि जस्ट टीचर्स लोगों ने बोल दिया हाँ आप जाइए आप सफाई करनी है, और बट क्यों सफाई करनी है, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है,
ये बहुत जरूरी था कि इस बारे में भी हमको सिखाया जाता था। क्या जर्मनी की प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा अपने घर के बाहर कूड़ा फेंक सकता है? बिल्कुल। या कूड़े को बिना सेग्रीगेट किए, प्लास्टिक का अलग, खाने पीने का अलग, हर्बो वेस्ट अलग, उसको अलग अलग करना भी सिखाते थे? बिल्कुल, ये हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमको सिखाया जैसे जाता था। जर्मनी में किसी व्यक्ति ने 5th या 10th पास की, बहुत सामान्य एजुकेशन पास की, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की, फिर भी वो क्या जर्मनी जैसे देश में कचरा फैला सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं फैलाएगा। उसको कोई नहीं देखे तो भी नहीं फैलाएगा। सीसीटीवी कैमरा नहीं हो तो, कोई जुर्माना नहीं हो तो भी नहीं फैलाएगा, क्योंकि वो अंदर से है उनको कि हमारा देश है, ये हमको यहाँ रहना है, हमको यहाँ पे अच्छी हवा चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सिर्फ हमें तभी मिलेगी जब अगर हम कचरा नहीं फैलाएं। अब देखिए, दूसरे देश जहाँ पर साफ सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, अपने यहाँ तो महर्षि पतंजलि योग दर्शन में शौच की बात करते हैं, अंदर और बाहर की सफाई की बात करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, अपने देश में सफाई के नाम से झाड़ू उठाकर फोटो तो खिंचवाया जाता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला जाता। कि एजुकेशन सिस्टम में हम बच्चों को बचपन से सफाई करने की आदत डाल दें तो बड़े होकर वो अपने आप इस देश को साफ रखेंगे। लेकिन आज भी अगर हम किसी स्कूल में जाने वाले, मानसिक गुलामी कितनी है, विद्यालय में जाने वाले बच्चे से सब झाड़ू भी लगवा लें, कोई टीचर अगर सिखाना भी चाहे तो उसके खिलाफ तो पेपर में छप जाता है कि बाल मजदूरी करवाते हैं। तो ये एक बड़ा सुधार की आवश्यकता है और ये सुधार हो रहे हैं। अब इसके लिए कमर कसी है, पतंजलि योगपीठ ने भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से एक बोर्ड बनाया है। और अंतर कौन कौन से हैं? अपने भारत में देखिए, आप वेद, दर्शन, उपनिषद की, रामायण महाभारत की बात नहीं कर सकते। रामायण महाभारत को हिस्ट्री नहीं माना जाता। रामायण महाभारत गीता की कुछ अच्छी चीजें आप यदि विद्यालय में पढ़ाना चाहें तो वामपंथी लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया, ये तो ऐसे ही पुराण पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही गलत गलत चीजें पढ़ा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जर्मनी, यूरोप को तो ऐसा माना जाता है कि बहुत फॉरवर्ड है, बहुत साइंटिफिक है, किसी प्रकार के ढोंग आडंबर में नहीं फंसते, तो क्या जर्मनी में बच्चों को धार्मिक शिक्षा के नाम पर कुछ पढ़ाया जाता है कि केवल विज्ञान पढ़ाया जाता है? ये बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके ही हमको हर रिलीजन के बारे में सिखाया जाता है। क्रिश्चियनिटी की, प्रोटेस्टेंट्स के और कैथोलिक की अलग क्लासेस होती हैं, और फिर जो दूसरे बच्चे जैसे चाहे वो हिंदू है, इस्लाम से है, यहूदी है, उन लोगों के लिए अलग क्लास रहती है जिनको कि हर धर्म के बारे में बताया जाता है। मैं अगर ये आपका 12th तक ऐसे चलता है। मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मेरा अभी डिटेल डिस्कशन बहन सुनैना जी से हो चुका है, 1st से लेकर 5th तक वो अपनी बाइबल को पढ़ाते हैं, अपनी धार्मिक एजुकेशन देते हैं। 5th के बाद वो एक स्कोप देते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि आप यदि क्रिश्चियन हैं तो आप एक ग्रुप में आ जाइए, और क्रिश्चियन नहीं है तो जितने नॉन क्रिश्चियन हैं उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है, जिनको सारे धर्मों के बारे में बेसिक जानकारी दे दी जाती है। लेकिन वहां पर क्रिश्चियनिटी और बाइबल पढ़ाई जाती है, उसके महत्वपूर्ण अंश रटवाए भी जाते हैं, एक पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। और सुनैना जी, आपने अभी बताया था, क्या जो जिसको यूरोप, जिसको साइंस का हब माना जाता है, क्या वहां पर जैसे अपने यहाँ किसी विद्यालय में यदि कोई तिलक लगाकर चला जाए, चोटी लगाकर चला जाए, या कोई धोती पहनकर चला जाए, या कोई जनेऊ डालकर चला जाए, या कोई मंदिर का पुजारी चला जाए, या कोई हमारा वेद, दर्शन, उपनिषद, गीता का कोई संस्कृत का स्कॉलर चला जाए, तो उसको हीनता से, उपहास से देखा जाता है और उसकी एंट्री नहीं होती किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। क्या वहां पर पादरी पढ़ाने के लिए जाते हैं, या उनको एंट्री देते हैं या नहीं देते, या वो कभी कभी जाते हैं, या किसी किसी स्कूल में जाते हैं, या हर एक में जाते हैं? मोस्टली स्कूल में वहाँ पे ऐसा है, जो भी क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है ना, वो जो लोकल चर्च के पादरी रहते हैं वो आके वहाँ पे सिखाते हैं। इनफैक्ट मुझे ये याद है, हमारे स्कूल में मुस्लिम काफ़ी स्टूडेंट्स थे, तो उनके लिए इनफैक्ट मस्जिद से हफ्ते में एक दिन आते थे, मौलवी जी आते थे, फिर वो उनको इस्लामिक के बारे में सिखाते थे। मतलब ये भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब जस्ट बिकॉज हम लोग जर्मनी में है और हम वो सिर्फ फोकस क्रिश्चियनिटी पे रखेंगे, उनका ध्यान दूसरे बच्चों की तरफ भी है। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि अच्छा आप मैं हिंदू थी तो मैंने भी 4 साल क्रिश्चियनिटी पढ़ी है, तो मैंने ये भी ऑप्शन था, मैं चाहती तो मैं इस्लामिक भी पढ़ सकती थी। मतलब वो सब दोनों के लिए ऑप्शन है। लेकिन उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने गौरव को, रीति रिवाजों को, उनको एक तरीके से उनको किक ऑफ नहीं किया, उन्होंने उसको अपना कर रखा। और उसको ऐसा नहीं कि जीसस को कील ठोकी थी, तो अब विज्ञान तो यहाँ फेल हो जाता है कि कैसे जीसस का जन्म हुआ, हम उनके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन जितनी भी हम बात करें, जो धर्म के अंदर हमारी जो, जिसको माइथोलॉजी कहा जाता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि विज्ञान जहाँ फेल हो जाता है, तो उन चीजों को भी वो मानते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन हमारे यहाँ तो जो सार्वभौमिक साइंटिफिक फैक्ट हैं, उनकी भी हम यदि अपने स्कूल एजुकेशन में बात करें तो वो उसके लिए अलाउ नहीं करते। लोग कहते हैं कि आप क्या लोगों को विज्ञान से दूर ले जा रहे हैं। अब मैं
अलग एक हिस्से की बात करता हूँ। जैसे भारत में हम बात करते हैं तो भारत में हमें राम जी के बारे में, कृष्ण जी के बारे में, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, हमारे सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हमारा विदेशों के साथ व्यापार के बारे में, हमने क्या क्या गौरवपूर्ण कार्य किए, इसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। हमारी हिस्ट्री बाबर से शुरू होती है और औरंगजेब पर खत्म हो जाती है। और इस हिस्ट्री में भी औरंगजेब के सामने, औरंगजेब से लड़ने वाले हमारे भारत के वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि औरंगजेब का हिस्सा, मुगलों का हिस्सा ज्यादा पढ़ाया जाता है। तो जर्मनी में भी, जर्मनी का एक बहुत काला अध्याय रहा हिटलर वाला पार्ट, जिसको देश और दुनिया गलत तरीके से देखती है। तो क्या जर्मनी लोग अपने केवल हिटलर के ब्लैक पार्ट को, या जर्मनी में जो गलत हुआ, लोगों ने अत्याचार किया, उसको पढ़ाते हैं, या जर्मनी की पूरी हिस्ट्री को कवर करते हैं? पूरी हिस्ट्री को कवर किया जाता है। हाँ, ब्लैक पार्ट जो हमारा है हम उसको भूल नहीं सकते और उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसके बारे में भी सिखाया जाता है। बट हाँ, ये है कि मेरे को जो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बहुत ट्रांसपेरेंट सिखाया जाता है, कि हमको ये भी दिखाया जाता है कि हाँ, क्या हमने दूसरों पे जुल्म ढाए और क्या हम पे हुआ है, मतलब दोनों के बारे में बात की जाती है। मतलब इतिहास से सीख ली जाती है, इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ाया जाता है, इतिहास को बायस होकर नहीं पढ़ाया जाता कि हमने केवल मुगलों का तो महिमा मंडन करना है, विदेशियों का महिमा मंडन करना है, लेकिन अपने पूर्वजों को याद नहीं करना। जैसे जर्मनी में कोई पुराना साइंटिस्ट रहा हो तो उसके बारे में वो पढ़ाते हैं, 400, 500, 1000 साल पुराने किसी विज्ञान, जो भी इन्वेंशंस हमारी हुई हैं, प्रिंट जर्मनी से आया है, ये सब सारी चीजें, इन सब के बारे में बताया जाता है। हमारे इनफैक्ट हमारे स्कूल्स के नेम उन सब पे नाम रखे जाते हैं, रोड्स के नेम उन पे, ताकि हम लोग कभी भूल ही ना पाए कि मतलब हमारे पूर्वज थे कौन। अच्छा, जर्मनी में कोई रोड ऐसे किसी विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर भी है? जी जी, आक्रमणकारी का तो नहीं पता, जैसे गांधी जी जो दुनिया के वो तो आइडल हो गए। जैसे औरंगजेब, बाबर बाहर से आए, उन्होंने भारत पर अत्याचार किया। आज भी हमारे देश की विडंबना देखो, यहाँ और अकबर रोड है, औरंगजेब रोड है, महाराणा प्रताप रोड नहीं है, छत्रपति शिवाजी रोड नहीं है हमारे यहाँ दिल्ली में, लुटियंस में। तो क्या जर्मनी में आपने कहीं ऐसा देखा कि ऐसे अत्याचारी के नाम पर तो रोड हो और उनके जो कंट्री आइकन है उसके ऊपर नाम? जैसे हिटलर है जी, तो हिटलर, जब मैं इंडिया में था, अब 46 साल हो गए मेरे को इंडिया छोड़े हुए, हिटलर का नाम इंडिया में लेते थे कि बहुत दिमाग वाला था। मैंने इंडिया में यही सुना था, लेकिन अब हम जर्मनी में जब देखते हैं तो हिटलर को लोग पसंद नहीं करते हैं, कि उनको पता है कि उसकी वजह से जर्मनी का काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, पार्टी तो कुछ है जो हिटलर को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोस्टली जर्मन है वो उसको पसंद नहीं करते। मतलब उनको अपने देश का भी अगर गलत व्यक्ति है तो उसको भी पसंद नहीं करते, विदेशी की तो बात छोड़ दें। बहुत साल तक तो उनकी जो खुद की लिखी हुई बायोग्राफी है माइन काम्फ, वो बैन थी। आज भी बहुत सारी आपको लाइब्रेरी से बुक मिलेगी ही नहीं, अलाउड ही नहीं है वो घर में बुक रखना, नाम लेना मतलब अलाउड नहीं होता था, उस पर फाइन होता था। बहुत अच्छा। लेकिन अपने यहाँ हमने अत्याचारियों को महिमा मंडन करते हुए जो विदेशी अत्याचारी हैं, जर्मनी एक तरफ जहाँ अपना भी कोई अत्याचारी हुआ है तो उसको भी ब्लैक हिस्ट्री में ब्लैक पार्ट के रूप में मानता है। हमने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले, हमारे मंदिरों को तोड़ने वाले, हमारी संस्कृति को तोड़ने वाले अंग्रेजों को अपना सब कुछ मान लिया कि सब कुछ, रेल दी तो उन्होंने दी, यहाँ पर कुछ भी अच्छा है तो उन्होंने दिया, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने दिया, इस देश को एक उन्होंने किया। ऐसा झूठ और ऐसा भ्रम फैलाया जाता है। मैं एक और अंतिम बात आपसे करना चाहूंगा, जैसे भारत में हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। भारत में महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत भारत में हुए, महर्षि पतंजलि ने, गुरु गोरखनाथ ने, गुरु मच्छिंद्रनाथ ने योग जैसा ग्रंथ हमें दिया, लेकिन फिर भी योग की बात हो, आहार की बात हो, चरक सुश्रुत की बात हो, तो भारत में वैसी शिक्षा दीक्षा नहीं है। और योग का इतना प्रचार होने के बाद भी आज भी किसी भी स्टेट ने, मुझे ध्यान नहीं आता, जिसने योग को कंपलसरी किया हो, अभी तक किया नहीं है। बातें तो होती हैं। तो जर्मनी में हेल्थ के ऊपर हम देखते हैं तो हेल्थ के बारे में क्या क्या सिखाया और क्या क्या पढ़ाया जाता है? प्राइमरी एजुकेशन की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स सबसे पहले तो स्पोर्ट्स से शुरू हो जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके स्पोर्ट्स शुरू हो जाती है। इनफैक्ट मेरे चाचा जी रामपाल जी, वो मेरी सबसे छोटी वाली बहन जो है, उसके स्कूल में जाके योग सिखाते थे। मतलब इस सब के लिए भी ओपन है, अगर कोई है जो जिनको योग आता है और उनको सिखाने के लिए रेडी है तो वो भी बहुत मोस्ट वेलकम है। और फिर दूसरा ये है, हमारा बचपन से स्टार्ट हो जाता था कि खाने पीने के ऊपर क्या कौन सी चीज़ें हमको खानी चाहिए, कहाँ कौन से खाने की चीज़ों में प्रोटीन्स हैं,
तो ये चार्ट लगभग हमारे हर क्लासरूम में टंगा होता था, मतलब आप वो चीज़ भूल ही नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे दूसरी क्लास में भी चेंज होगा, कहीं और क्लासरूम भी चेंज हो, आपको हमेशा वो चार्ट जरूर दिखाई देगा कि अच्छा हाँ हमको इतना प्रतिशत, हमको मैदा कितना खाना है, हमको वीकली दूध कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो मतलब वो सारी चीज़ों के बारे में बचपन से सिखाया जाता है, ताकि मतलब आप कभी वो चीज़ भूल ही ना पाए। बहुत अच्छा। तो हेल्थ के बारे में देखिए, भारत में तो चरक और सुश्रुत रहे तो भी हमने उनको भुला दिया। विदेशी लोगों में भी जो बेसिक जो विज्ञान की खोज है उतना उनको पढ़ाया जाता है। अभी मैं आपसे एक अंतिम सवाल और पूछ रहा हूं सुनैना बहन जी, कि जैसे हमारे यहाँ कोई BA-MA किया, अब BA-MA करने के बाद वो व्यक्ति एक लेटर भी नहीं लिख सकता, ना तो वो क्लर्क बना, और क्योंकि मानसिक गुलामी इतनी रही, अंग्रेज आए तो सारा काम भारतीयों से करवाते थे, अंग्रेज खुद बाबू बन के रहते थे, तो एक मानसिकता ये आ गई कि अगर हम हाथ से काम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। अंग्रेजों के जाने के बाद वैसी मानसिकता आ गई। तो हम अगर कंपेयर करें वहां से, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम से जब कोई व्यक्ति पढ़कर निकलता है, जैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम से जब कोई व्यक्ति पढ़कर निकलता है, उसके पिताजी किसान हैं, बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं, या कुछ और काम जानते हैं, कुछ सिलाई का काम जानते हैं, तो वो अपने पिता का काम नहीं सीखेगा, वो क्लर्क बनना चाहेगा, वो कहीं नौकरी चाहेगा कि मुझे केवल नौकरी मिल जाए, और वो बेरोजगार बनकर देश के ऊपर एक भार बन जाता है और निकम्मा भी बन जाता है। और निकम्मा और बेरोजगार होने के बाद कई बार फिर वो रोजगार नहीं मिला इसके लिए दोष देता सरकार को कि सरकार मुझे रोजगार नहीं देती, सरकार ने जॉब्स क्रिएट नहीं की, सरकार मेरा भरण पोषण नहीं करती, और फिर वो नशे में और समाज के ऊपर एक भार बन जाता है। अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक ग्रेजुएट निकलता है तो वो BA-MA की, मैं सामान्य पढ़ाई की बात करता हूँ जिसके लिए कंपटीशन बहुत है, उसमें वो बेरोजगार निकलता है। जर्मनी में कोई ग्रेजुएशन करके निकलता है तो क्या वो भी बेरोजगार निकलता है, उसके पास कोई कौशल, कोई किसी प्रकार का स्किल होता है? बिल्कुल, बहुत सारे स्किल्स होते हैं। इनफैक्ट स्कूल से जब पास आउट होते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड के बाहर के बच्चे हैं, इनफैक्ट उनका भी उन लोगों को लेटर लिखना आता है, ऑफिशियल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं वो सब उनको आता है, प्रेजेंटेशंस देनी आती है, 20 लोगों के सामने अगर कोई आपको प्रेजेंटेशन है वो उनको आता है, ये सब स्किल्स आते हैं। फिर 5th स्टैंडर्ड के बाद ऐसा होता है कि लकड़ी का काम सिखाया जाता है, लकड़ी हो गया, लोहे का काम, मशीन्स पे कैसे काम करना, ये सब सिखाया जाता है। फिर और उसमें कभी भी ना डिफ्रेंशिएट नहीं किया कि लड़कियों को ये सब काम नहीं सिखाना, हमने सब ये सब काम सीखे हैं, लड़के भी थे लड़कियां भी थी। फिर किचन का काम, सिलाई की मशीन है, ये सब लड़के भी सीखते थे, लड़कियों को भी सीखना था। ये पिलो कवर, ये सब हम लोगों को सब स्कूल में सिखाया, सिलाई, ये क्या बोलते हैं, क्रोशिया, ये सब लड़कों को भी आता है, लड़कियों को भी आता है। तो ये सब सारा 5th से लेकर 10th तक ये सब सारे हाथ के काम सिखाए। जर्मनी में एक ग्रेजुएट जब निकलता है तो वो हाथ से काम करने को बुरा, जैसे उसको कहीं जॉब मिली, उसको कहीं छोटी जॉब करनी पड़ी, किसी स्टोर में बिल काटना है, किसी स्टोर में सामान रखना है, सेल्समैन बनना है, या कहीं कोई सफाई करना है, तो उसको अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? हाथ से काम करना अच्छा है कि बुरा? बिल्कुल भी बुरा नहीं माना जाता। जो काम है वो कोई भी हो। एक बार मेरे पास मेरा अपना एक पिज्जा सर्विस था, तो एक वेल क्वालिफाइड जर्मन, उसके पास काम नहीं था, वो मेरे पार्टनर थे शर्मा जी, वो उनको ले आए कि ये ना कुछ देर में हमारे साथ काम करेंगे टेलीफोन पे, जैसे कि डिलीवरी बॉय होते हैं टेलीफोन पे, टेलीफोन असिस्टेंट जैसे। तो मैंने कहा भाई इतना पढ़ा लिखा आदमी, तो नेचुरली आज नहीं तो कम इसको तो जॉब कहीं और मिल जाएगी, हम फिर से नए आदमी ढूंढेंगे। लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार था। जर्मनी में ही पढ़ा था? क्या पढ़ाई? जर्मनी ही था वो। अच्छा, जर्मनी ही था, लेकिन वो काम करने को छोटा नहीं मानता था, मेहनत करता था। बैटरी लाइटर, मतलब क्या, किसी जैसे बड़े स्टोर है ना कोई भी, उस पे वो सब उसके अंदर मैनेजमेंट का आदमी था, वो टेलीफोन असिस्टेंट का काम करने के लिए तैयार था। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, फिर हमें परमानेंट आदमी चाहिए, अब उसको तो जब भी जॉब मिल जाएगी तो वो चला जाएगा। तो वहाँ पर देखो आपको कुली कहीं नहीं मिलेंगे, अपना काम सब खुद करते हैं, चाहे जितना मर्जी सामान है शर्म भी नहीं, वो खुद उठाते हैं अपने हाथ। तो हाथ से काम करने को शर्म मानते हैं कि हाथ से काम कर लिया तो छोटे हो जाएंगे। अच्छा, लोग बेरोजगार रह जाएंगे, नाई का काम नहीं करेंगे, एसी रिपेयर का काम नहीं करेंगे, पेंटिंग का काम नहीं करेंगे। हर काम को रिस्पेक्ट से देखा जाता है, किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता। सबसे बड़ी बात जो आज चल रही है इंडिया में, जो प्लास्टिक, अब देखो 15 साल पहले जो प्लास्टिक का काम था ना, जैसे बोतल में पानी आता था, कुछ कोई भी फेंक देता था कहीं, ये जर्मनी ने सबसे पहले शुरू किया कि वो क्या करते थे, जैसे हम पानी की बोतल लेते, वो आती थी 10 सेंट की, लेकिन खाली उसकी जो है वो 25 सेंट उन्होंने कीमत रख दी।
अगर मैं बोतल लेने जाऊंगा तो मेरे को 35 सेंट में मिलेगी, लेकिन वो 25 सेंट मेरे को वापस जब मैं देने जाऊंगा वो मिल जाएंगे। उससे क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे होते हैं बाजार में फेंक दी, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो वो इकट्ठी करके अपना रोजगार बना लिया। वो काम तो कुछ भी कर रहा है, लेकिन प्लास्टिक आपको वो बाजार में नहीं मिलेगी, जैसे टीन का डिब्बा है। अब ये देखिए वहां पर उन्होंने इस काम को गौरव दिया कि कोई व्यक्ति सफाई करने वाला है। अपने यहाँ क्या है कि कोई सफाई करने वाला है तो उसको ये मानते हैं कि ये तो बिल्कुल निकम्मा निठल्ला व्यक्ति है जो सफाई कर रहा है और उसके कचरे के रेट के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं है। और बैन तो खैर हिंदुस्तान में प्लास्टिक नाम की कोई चीज का है ही नहीं, अभी लगाया तो है सरकार ने, लेकिन वो कितना व्यवहारिक होगा, कितना होगा। यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियां तो प्लास्टिक में चीजें बेच सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बढ़िया, जैसे बोतल अब कहीं भी आपको मिली पड़ेगी, अगर आप किसी जगह से खरीदते हैं, आपने उसके पैसे दिए हैं, तो आप उसको संभाल के रखेंगे, उसको वापस देंगे, वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो उससे क्या है, आपको कचरा कहीं नजर नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक ना रेवोल्यूशन था जर्मनी में। दूसरी कंट्रियों में मैं जाता हूँ कहीं नहीं है, लेकिन जर्मनी में ये चीज अब तो बंद नहीं मिलती नहीं होगी सड़क पे कहीं, बहुत कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बेकार लोग है वो उठा के 25 सेंट, या फिर बहुत लोग के घर में वो सब समेट के रखेंगे कि हाँ जब अगली बार हम लोग शॉपिंग जाएंगे तो वो सब बॉटल्स हम लोग रिटर्न करेंगे, तो वो पैसे हमें मिल जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका था कि वो कहीं भी आपको बॉटल सड़क पर नजर नहीं आए। अच्छा, जर्मनी में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो भारत की तरह ही पेस्टिसाइड वाले होते हैं कि कुछ उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं कि ठीक अच्छे मिलते होंगे? दोनों तरह के मिलेंगे आपको, लेकिन दोनों तरह वो लिखा रहेगा, ऐसा नहीं कि मिलावट। और नदियों के पानी, हम तो गंगा मैया की पूजा भी करते हैं, लेकिन गंगा मैया का पानी हम हरिद्वार में भी आचमन करना चाहे तो आचमन नहीं कर सकते। हरिद्वार के ऊपर की बात अलग है। तो वहाँ की नदियों की क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया, साफ नदी, पूरे जॉर्डन कहीं भी चले जाओ आपको साफ नदियाँ मिलेगी, कोई कचरा फेंकता हुआ नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली ये तो है ना, देखो स्कूलों में अगर मुझसे पूछते हो तो मैं तो बोलूँगा कि पहले जो टीचर्स हैं ना, पहले तो उनको सिखाया जाए कि बच्चों को क्या सिखाना है। अब जब टीचर को कुछ पता नहीं है तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे? अगर मुझसे पूछते हो मैं तो बोलूँगा अगर गवर्नमेंट टीचर कोई है उसके बच्चे को बैन ही कर देना चाहिए, वो प्राइवेट कहीं नहीं पढ़ाए। जब उसके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो नेचुरली वो स्टैंडर्ड भी। अच्छा, जर्मनी में जो स्कूल है, शिक्षा है, वो प्राइवेट में ज्यादा है कि सरकारी में? सब सरकारी में पढ़ते हैं। और सरकारी टीचर को इजाजत नहीं है वो किसी को ट्यूशन पढ़ाए। अच्छा, सरकारी टीचर की जो जॉब है वो फिक्स है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? वहाँ पे एक्चुअली ऐसा ना हर सेक्शन में आपको पेंशन मिलती है, प्राइवेट में पेंशन मिलती है जो आपने दिया। अच्छा, जो यहाँ जो दिया है उसी का इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जर्मनी में जो टीचर है उसकी जो नौकरी है वो परमानेंट रहती है कि जी एक बार लग गए तो जैसे हिंदुस्तान में ये है ना कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बस सैलरी तो सरकार देगी, काम करेंगे तो कुछ और कमा सकते हैं। वो चीज है, मतलब उनको एक बड़ी जॉब लगती है तो लाइफ टाइम लगती है, बट ये है कि उनका साथ साथ डेवलपमेंट चलता रहता है। साल में मतलब हर टीचर को कम से कम नहीं तो 26 घंटे के लिए एक ट्रेनिंग पे जाना पड़ता है। तो वो ट्रेनिंग में उनको फिर आगे जैसे जैसे आपका जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही है, रूल्स चेंज हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में उनको अपडेट किया जाता है। वो अपडेट होंगे तभी वो बच्चों को अपडेट कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा बहन जी आपसे बात करके और बड़ा अच्छा रहा। और निश्चित तौर पर भारत में भी देखिए बदलाव करना है तो टीचर्स को बदलना पड़ेगा, बच्चों को बदलना पड़ेगा, तभी बदलाव आएगा। एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों ने जो 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में जब भ्रमण किया तो आप सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं, उसने देखा कि मैं भारत के पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण में गया, मुझे कोई भी आदमी गरीब दिखाई नहीं दिया, कोई भी आदमी चोर उचक्का दिखाई नहीं दिया। उनको लगा कि जो समाज गरीब नहीं है, जो समाज चोर उचक्का नहीं है, जिस समाज की मोरल वैल्यूज बहुत हाई है, उसको कभी भी गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो उन्होंने हमारे भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम लेकर आए। देखिए उनके देश में तो उन्होंने सिस्टम में सुधार किया, उनके देश का सिस्टम उतना खराब नहीं है आज के दिन, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी उतना ही खराब है। तो हमारे देश के सिस्टम में हमारे पूर्वज, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाओं, हमारे पूर्वजों के प्रति कोई गौरव का भाव नहीं होता। हमारे मन के अंदर यही है कि हम तो लुटते रहे, पिटते रहे। लोग बाहर से आया था, अहमद शाह अब्दाली आया, उसने हमें हरा दिया। बख्तियार खिलजी आया, उसने हमें हरा दिया। दूसरे वाला अलाउद्दीन खिलजी आया, उसने हरा दिया। फिर बाबर आया, उसने हरा दिया। फिर अकबर आया, फिर उसके बाद औरंगजेब ने अत्याचार किए, शाहजहां ने किए, जहांगीर ने किया। इनके नाम हमें ऐसे रटवा दिए जाते हैं जैसे हमारे ये बाप दादा के नाम हो।
हमें अपने दादा का नाम नहीं पता लेकिन औरंगजेब के दादा का नाम पता है, तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के नाम से पतंजलि योगपीठ ने एक नई पहल की है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से बच्चों को गौरवपूर्ण भारत के इतिहास के साथ, भारत की दृष्टि के साथ, भारतीयता के साथ ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जाएगी जिसमें मॉडर्न सारे विषय होंगे, उसके साथ साथ अतीत के गौरव का भी समावेश रहेगा। और निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो बड़ा परिवर्तन होगा वो एजुकेशन सिस्टम को बदलने से ही होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहन सुनैना जी का बहुत धन्यवाद, भाई देवेंद्र जी का कि आज ये मिले तो इस विषय के ऊपर चर्चा होगी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हम चाहेंगे जर्मनी में आओ तो जरूर प्रयास करूंगा, कोशिश करेंगे कैसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो हम तो इतनी देर से बाहर है, इंडिया के लिए हर काम करने को तैयार है, इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं तो कोशिश करते हैं लोगों के साथ जोड़ने की, और जुड़े भी हैं। नहीं बिल्कुल, देवेंद्र जी वहाँ पर प्रयास करते हैं, जो लोग वहाँ पर जाएं वो इंडियन कल्चर के साथ जुड़े रहें। भाई रामपाल जी जो देवेंद्र जी के छोटे भाई हैं, वो योग का प्रचार प्रसार करते हैं, जर्मनी के अंदर लगातार लगे रहते हैं, विद्यालयों में जाना, अलग अलग जगह पर जाना, और पूरा परिवार जर्मनी में तो रहता है क्योंकि अब कई बार कार्य की, रोजगार की, बिजनेस की आवश्यकताएं हैं, लेकिन फिर भी मन से पूरे भारतीय हैं और वहाँ पर जो भी भारत के लिए कर सकते हैं उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।